नमस्कार, मैं संदीप उप्रेती आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल उप्रेती क्लासेस में। हम यहां पर सिंधु नदी तंत्र को पढ़ रहे हैं और इस सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत हमने यहां पर सिंधु नदी को, झेलम नदी को, चेनाब नदी को, रावी नदी को और ब्यास नदी को कंप्लीट कर लिया है। आज की इस क्लास में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं सतलज नदी के बारे में। इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसका एक एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस सतलज नदी की कहानी को। सतलज नदी की कहानी की शुरुआत होती है तिब्बत से, यानी यहाँ पर तिब्बत में आपको ये ब्लू माउंटेन दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का, तो यहाँ पर साक्षात कैलाश पर्वत है जहाँ विराजमान है भोले शंकर। और इसके नीचे यहाँ पर जो लेक आपको दिख रही है, इस लेक को कहा जाता है मानसरोवर लेक, और इसी मानसरोवर लेक से नीचे यहाँ पर स्थित है राकस ताल। इस राकस ताल को राक्षस ताल भी कहा जाता है, इसको रावण ताल भी कहा जाता है। इसको रावण ताल इसलिए कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में रावण ने यहाँ पर तपस्या की थी और इसी झील में उसने स्नान किया था। तो इसी राकस लेक से जो सतलज नदी है ये पश्चिम डायरेक्शन में बहती है और तिब्बत में गहरी गहरी घाटी बनाते हुए ये आ जाती है हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश का एक जिला है किन्नौर, तो किन्नौर जिले में जास्कर माउंटेन आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो इस जास्कर माउंटेन पर जो ये सतलज नदी है ना, बहुत गहरी गहरी घाटी बनाती है। तो उन गहरी घाटियों को यहाँ पर कहा जाता है सिपकी गॉर्ज, यानी इसको सिप गॉर्ज का मतलब क्या होता है, जब कोई नदी बहुत गहरी घाटी बनाती है ना, उसे गॉर्ज कहा जाता है। और यहीं पर है आपका शिपकिला पास या शिपकिला दर्रा, और इसी पास से होकर गुजरता है शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे नंबर 22। और इस तरह से इस किन्नौर जिले में जब हम ये सतलज नदी आगे बढ़ जाएगी तो इसमें इस सतलज नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां, एक का नाम है स्पीति और एक का नाम है बास्पा, ये दोनों भी किन्नौर जिले में इस नदी में मिल जाती है। जो बास्पा नदी है ना, बास्पा नदी की जो घाटी है उसको सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस तरह से स्पीति और जो बास्पा नदी है इसका पानी समेटते हुए अब जो ये सतलज नदी है ये आ जाती है नापता और झाकरी में। एक्चुअली में नापता और झाकरी ये दो जगह हैं, और नापता झाकरी के नाम से यहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट है सतलज नदी के ऊपर, जिसको नापता झाकरी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर होता क्या है कि नापता से एक टनल निकाली गई है और इस टनल का पानी लाया जाता है झाकरी में, और इस झाकरी नाम की जगह पर बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नापता झाकरी पावर प्रोजेक्ट। अब नापता झाकरी से ये नदी एंटर हो जाती है शिमला जिले में, इसके बाद ये कुल्लू जिले में जाएगी और मंडी होते हुए अब ये नदी आ जाती है हिमाचल प्रदेश के इस बिलासपुर नाम के जिले में। और इस बिलासपुर नाम के जिले में इस सतलज नदी पर एक वर्ल्ड फेमस डैम है जिसको भाखड़ा नांगल डैम के नाम से जाना जाता है। अब एक्चुअली में जो भाखड़ा नांगल, ये एक्चुअली में दो डैम है, ये एक नहीं है। यानी भाखड़ा जो डैम है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है, और जो नांगल डैम है ये पंजाब के रूपनगर में है। लगभग 10 किलोमीटर का इनका फासला होगा। तो भाखड़ा डैम अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो जब इतना इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा सा हम भाखड़ा डैम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो भाखड़ा डैम है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम है। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे ग्रेविटी डैम की, यानी गुरुत्वीय डैम है, तो इसका क्या मतलब होता है, तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं इसको। यानी गुरुत्वीय डैम का मतलब ये होता है, यानी ऐसा डैम जो सिर्फ और सिर्फ
कंक्रीट से बना होता है, यानी वहां पर कंक्रीट का हैवी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि कुछ डैम ऐसे भी होते हैं ना जिनको अर्थफिल डैम कहा जाता है। अर्थफिल डैम का मतलब होता है ऐसे डैम जिनको बनाने में सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हीराकुंड डैम आपका। और कुछ डैम ऐसे होते हैं जिनको रॉकफिल डैम कहा जाता है, मतलब जिनको बनाने में मिट्टी और पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा टिहरी डैम। तो इसी तरह से जो डैम सिर्फ कंक्रीट से बनाए जाते हैं ना, उनको कहा जाता है ग्रेविटी डैम। तो ग्रेविटी डैम का एग्जांपल है ये भाखड़ा डैम, और इसकी हाइट है 226 मीटर। 1963 में ये बनकर तैयार हुआ था। और इसको बनाने में, यानी ये जो डैम बनाया था ये 4 राज्यों ने मिलकर बनाया था, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो भाखड़ा नंगल डैम है ये किसका जॉइंट वेंचर है। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। अब यहीं पर एक बार आयोग ने इस पे क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो भाखड़ा नंगल डैम है ना, इससे किन किन राज्यों को बेनिफिट मिलता है, यानी बेनिफिशियल स्टेट इसके कौन कौन से होंगे। तो ये 4 राज्य तो हैं ही, यानी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तो है, साथ में आप न्यू दिल्ली को भी याद रखना। तो जब हम बेनिफिशियल स्टेट्स की बात करेंगे उसमें नई दिल्ली भी इसमें ऐड हो जाता है। तो ये दोनों ही तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब जो ये भाखड़ा डैम है, मैंने कहा था ना भारत में जितने भी बड़े बड़े डैम बने हुए हैं उन डैम्स के पीछे आर्टिफिशियल लेक बनी होती है। तो इस डैम के पीछे भी एक आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है जिसका नाम है गोविंद सागर लेक, और कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब भाखड़ा डैम से ये नदी एंटर हो जाती है इस रूपनगर जिले में, पंजाब के रूपनगर जिले में, और जहां पर इस पे एक नांगल डैम बनाया गया है। इसी रूपनगर जिले में एक जगह है रोपड़, यानी रोपड़ जो है सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक फेमस साइट है। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक कब्रिस्तान मिला था, और उस कब्रिस्तान में ना एक आदमी की डेड बॉडी थी और उसके बगल में एक कुत्ते को दफनाया गया था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो कौन सी साइट है जहां पर एक मनुष्य के साथ में एक कुत्ते को दफनाया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा रोपड़। और साथ में यहाँ पर एक तांबे की कुल्हाड़ी भी पाई गई थी। तो ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब रोपड़ से सतलज नदी आगे आएगी लुधियाना। तो लुधियाना जो है इस सतलज नदी के किनारे स्थित है, और जो कि अपने हौजरी वर्क और ऊनी वस्त्रों के लिए जाना जाता है। इसके बाद ये आ जाती है कपूरथला में, और कपूरथला जो जगह है यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री स्थापित है, यानी जहाँ पर रेलवे के कोच बनाए जाते हैं। कपूरथला जिले में ही एक जगह है हरिके, और इस हरिके नाम की जगह पर अब ब्यास नदी और सतलज का संगम हो जाता है। और जहाँ पर इनका संगम होता है ना, यहाँ से निकाली गई है इंदिरा गांधी कैनाल। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था जब सतलज नदी आएगी मैं वहां पर इंदिरा गांधी कैनाल को आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है और कई पेपर्स में इस कैनाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो जरा समझते हैं इंदिरा गांधी कैनाल को। एक्चुअली में जो इंदिरा गांधी कैनाल है ये हरिके बैराज से, जब ये इसकी शुरुआत एक्चुअली हरिके बैराज से नहीं होती है, यानी इसकी शुरुआत होती है राजस्थान के गंगानगर से। यानी मेन जो इंदिरा गांधी कैनाल है ना वो कहाँ से बनाई गई है, राजस्थान के गंगानगर से। यानी जो हरिके बैराज से और इस नहर तक जो लिंक नहर बनाई गई ना उसको बोलते हैं राजस्थान फीडर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, यानी हरिके बैराज से जो नहर निकाली गई है पंजाब में उसको राजस्थान फीडर बोलते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 215 किलोमीटर है। और एक्चुअल में इंदिरा गांधी कैनाल की शुरुआत होती है गंगानगर से। और इस इंदिरा गांधी कैनाल में
पोंग डैम से भी एक नहर निकाली गई है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई पोंग डैम को क्यों बनाया गया, क्योंकि विंटर में इंदिरा गांधी कैनाल में पानी का लेवल क्या है ना, कम हो जाता है। तो उस पानी के लेवल को मेंटेन करने के लिए पोंग डैम से भी इस कैनाल को लिंक किया गया है। इसके अलावा इसी गंगानगर में एक घग्गर नदी है, तो घग्गर नदी पर एक रिजर्वायर बनाया गया है और इस रिजर्वायर से भी एक कैनाल इस इंदिरा गांधी कैनाल के साथ में लिंक कर दी गई है। तो एक बार उसने आयोग के पेपर में पूछा था कि इंदिरा गांधी कैनाल को पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, तो आप देख सकते हैं, यानी हरिके बैराज से, इसके अलावा पोंग डैम से, इसके अलावा घग्गर नदी से। अब जो ये इंदिरा गांधी कैनाल है इसकी लंबाई लगभग 649 किलोमीटर के आसपास है और इस किलोमीटर है, और इस नहर के द्वारा राजस्थान के लगभग 11 जिलों में सिंचाई की जाती है। और ये 11 जिले वो है ना जो राजस्थान के थार मरुस्थल से लगे हुए हैं, जैसे आपका एक गंगानगर हो गया, आपका बाड़मेर हो गया, आपका जैसलमेर हो गया, आपका जोधपुर हो गया, आपका बीकानेर हो गया। तो ये सारे के सारे वो जिले हैं जो राजस्थान के थार मरुस्थल से लगे हुए हैं और यहाँ पर अधिकतर जो जमीन है ना उसमें रेत ही रेत आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ एक हिस्सों में जहाँ पर थोड़ी बहुत रेनफॉल हो जाती है वहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर एग्रीकल्चर हो जाती है। लेकिन जब से ये कैनाल बनी है ना तब से इस कैनाल के द्वारा यहाँ पर खूब सिंचाई होती है और उसका नतीजा ये हुआ कि आज राजस्थान सरसों के उत्पादन में, बाजरे के उत्पादन में भारत में नंबर 1 है। और इसके अलावा जौ के उत्पादन में ना उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान नंबर 2 स्थान पर है। तो ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है ये राजस्थान की एक तरह से हम इसको लाइफलाइन बोल सकते हैं और इसी नहर की सिंचाई की वजह से आज जो थार मरुस्थल है ना धीरे धीरे करके वो हरियाली में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये थी हमारी इंदिरा गांधी कैनाल। अब इस हरिके नाम की जगह से ये नदी अब आगे जाएगी और एंटर हो जाती है पंजाब के इस फिरोजपुर जिले में। अब फिरोजपुर से लेके और फाजिल्का तक जो सतलज नदी है ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए चलेगी और फाजिल्का के बाद ये जो नदी है ना ये पाकिस्तान में, सतलज नदी पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। और पाकिस्तान में अब एक जगह है जिसको बोलते हैं पंचनद। इस पंचनद नाम की जगह पर इसमें चेनाब मिल जाती है। इसको पंचनद क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर इन 5 नदियों का पानी मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्यास नदी है, सतलज नदी है, इन दोनों का पानी यहाँ से आ चुका है और यहाँ पर झेलम, चेनाब और रावी इन तीनों नदियों का पानी भी मिल जाता है। और अब ये सारी की सारी नदियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं और ये बन जाती हैं पंचनद। तो अब यहाँ से ये पंचनद के नाम से आगे बढ़ेंगी और ये पाकिस्तान के इस मीठनकोट नाम की जगह पर अब इंडस रिवर से मिल जाएंगी। इस तरह से ये पंचनद और इंडस ये आपस में मिल जाएंगी इस मीठनकोट नाम की जगह पर और इस तरह से अब ये इंडस के नाम से फाइनली इस अरेबियन सी में गिर जाती है। तो इस तरह से जो सतलज नदी है वो उसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है और उस 1450 किलोमीटर में से 1050 किलोमीटर की लंबाई उसकी भारत में है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र एंटीसीडेंट रिवर है यानी पूर्ववर्ती नदी है। अब ये पूर्ववर्ती नदी क्या है ये मैंने अपने पहले वीडियो में डिफाइन किया हुआ है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो सतलज नदी है ना ये एक एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदी है और ऋग्वेद में इस नदी का नाम सतुद्री था, यानी इसको सतुद्री के नाम से जाना जाता था। तो और अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई जो सतलज नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्पीति, बास्पा और ब्यास नदी। तो ये 3 इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो ये थी इस सतलज नदी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट बिल्कुल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर इंडस रिवर सिस्टम को कंप्लीट कर दिया है। यानी अगली जो हमारी क्लास होगी
उस क्लास में हम इंडस रिवर सिस्टम पर रिलेटेड जितने भी पिछले 20 सालों में क्वेश्चन पूछे गए होंगे ना, और इस पर जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होने वाला है गंगा रिवर सिस्टम, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी गंगा रिवर सिस्टम भारत का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। तो आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स जरूर करें, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।